आम जनमानस और आयुर्वेद के बीच क्या संबंध है। आम जनमानस जो है वो आयुर्वेद को किस रूप में ग्रहण करता है और इसे कैसे ग्रहण करना चाहिए, इस विषय को लेकर मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आप सबके समक्ष आज हाजिर हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। जैसा कि मेरा आज का ये विषय है कि आयुर्वेद को आम जनमानस को किस तरह से लेना चाहिए, कैसे इसको ग्रहण करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को केवल मात्र चिकित्सा शास्त्र का एक सिद्धांत ना मानकर आयुर्वेद को जो है वो एक जीवन जीने की शैली के रूप में जो है वो आम जनमानस को ग्रहण करना चाहिए। इसमें जीवन जीने की हर वो चीज़ वर्णित है जो आम जनमानस के जीवन का जो है वो हिस्सा है। आपने क्या खाना है, कब कब खाना है, कौन सी चीज़ को आपने कब नहीं खाना है, ये सब चीज़ें वर्णित है। मैं व्यवहारिक तौर पर जो हूँ वो आपसे यह साझा करना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में वर्णित 6 ऋतुएं हैं और वो 6 ऋतुएं जो हैं वो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत है। ये क्रमशः वाइज हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आजकल का जो सीज़न है, आजकल की जो ऋतु है वो शरद ऋतु है। शरद ऋतु का जो समय है वो मिड अक्टूबर से लेके आपका मिड दिसंबर तक का समय है। तो इस ऋतु में कौन से दोष, मेनली तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो दोष दोष जो हैं वो 3 दोष जो हैं वो उन पे टिका हुआ है। तो कौन सा दोष जो है वो इस ऋतु में प्रकोप हो रहा है, कौन जो है वो प्रशम यानी कि किस दोष का जो है वो शमन हो रहा है, और कौन सा दोष उस हमारे शरीर में वो इकट्ठा हो रहा है। चलिए बाकी छोड़िए, अभी शरद ऋतु की बात करते हैं। शरद ऋतु आजकल चली है। तो शरद ऋतु जो है जैसे मैंने बताया कि ये समय शरद ऋतु का है। तो शरद ऋतु में इससे पहले जो ऋतु थी वो वर्षा ऋतु थी। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि पित्त जो है, नॉर्मल पित्त जो है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के शब्दों में जिसे हम कहते हैं संचय, यानी कि उसका इकट्ठा हो जाना। और अब जब ये शरद ऋतु है तो दोष, इस शरद ऋतु में जो ये पित्त दोष है इसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है। प्रकोप यानी कि ये बहुत गुस्से में हो जाता है और ये अपने आप को प्रसार लेता है। ये बड़ा जो इसका जो विकट रूप है उसको धारण कर लेता है। तो और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में पित्तजन्य बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस ऋतु में, हमें जो है वो पित्त हमारा प्रकोप अवस्था में ना जाए, उसे हमें रोकना है। तो ऐसे हमने आहार और विहार जो है वो हमने करना है। आहार की अगर मैं बात करूं तो आपको इस ऋतु में बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले, आपको जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जैसे काजू हो गए या और गर्म चीज़ें जो आपके पित्त को बढ़ाती हैं, इन चीज़ों का जो है वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, आपको ये नहीं खानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है इस ऋतु में आप दिन में ना सोएं, वो बहुत आपके शरीर के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। आपका दोष जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दिन में आप ना सोएं, दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, उस धूप में आप जो है वो ना घूमें। शाम के समय जो है वो आप घर के टेरिस पे या बाहर आंगन में जो है जहाँ पे खुशबूदार जो अच्छे फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो लगे हों, वहाँ पे आप जो है वो घूम सकते हैं। यानी कि हमने किसी भी विधि से अपने पित्त को शांत करने की कोशिश करनी है। अब देखिए कितने सुंदरतापूर्ण तरीके से हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में ये सब चीज़ें वर्णित हैं, किसी और शास्त्र में ये वर्णित है ही नहीं। तो अब आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगाइए कि आयुर्वेद और जो आम जनमानस है, अब ये क्या कोई एक चिकित्सा शास्त्र है? नहीं, चिकित्सा शास्त्र है वो एक इसका अंग है। आपको अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम चिकित्सा देंगे। शुद्ध आयुर्वेद अपनी जड़ी बूटियां, हमारा जो प्रकृति में जो औषधियां हमें मिलती हैं उससे हम चिकित्सा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जो हैं वो बीमार ही ना पड़े, वो संपूर्ण विधि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित है। तो मेरा ये बारंबार आग्रह है कि कृपया आप आयुर्वेद को एक शैली के तौर पर, एक जीवन जीने की एक कला के तौर पर उस रूप में इसको जो है वो ग्रहण करें, ताकि आप जो हैं वो निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें और तंदुरुस्त रह सकें। तो इस प्रकार के चलचित्र लेके हम आगे भी आपसे जो है वो रूबरू होते रहेंगे।
सो आज मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। तो जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी, सबको प्रणाम।